एम्पियर्स सर्किटल लॉ। मैंने आपको लास्ट क्लास के एंड में बताया था कि दिस इज इक्विवेलेंट फॉर गॉसेस लॉ। जैसे गॉस लॉ का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन, वैसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, क्या करेंगे, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन फॉर डिफरेंट कन्फिग्रेशन ऑफ चार्जेस। ओके, तो क्या कहता है ये, ध्यान दीजिए। मैं थोड़ा सा गॉस लॉ से कंपेयर करा दूंगा कि आपको समझ में आना चाहिए डिफरेंट कैसे है गॉस लॉ से। गॉस लॉ में क्या था कि अगर मेरे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, क्या है, क्लोज्ड सरफेस, उसके अंदर कुछ वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम के अंदर कुछ चार्ज रखा हुआ है, लेट्स से टोटल चार्ज क्यू है, तो इससे जो फ्लक्स बाहर आ रहा था, मतलब कि इस सरफेस के ऊपर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, मेरा इंटरनेट चला गया था बेटा। आप लोग हो, आवाज आ रही है मेरी, कोई रिप्लाई करेगा? यस सर। ऐसा डिस्टरबेंस दोबारा ना हो, होपफुली, बारिश तो हो रही है। बाकी बाकी मित्रगण कहाँ हैं आपके, उनको पता नहीं था क्या आज टाइम स्कूल, आज क्लास है आपकी? हम्म, चलो जो भी है। गॉस क्या कहता था कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर और डीएस वेक्टर, मतलब अगर आप इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करके उसको इंटीग्रेट करते हो, तो इसकी वैल्यू कितनी थी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यही थे ना? हम्म, यस सर। यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, या एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? एम्पियर्स लॉ कहता है कि देखो भैया, ऐसा है, मान लो हमारे पास एक क्लोज्ड लूप है, ध्यान दीजिएगा ये क्लोज्ड लूप है, सरफेस नहीं है, और इस क्लोज लूप के बीच में जो जो भी वायर फ्रेम बना, मान लो एक वायर से आपने क्लोज लूप बना दिया, ठीक है, इस क्लोज लूप के बीच में लेट्स से आपने कोई सरफेस फंसा दिया, नाउ दैट सरफेस कैन बी फ्लैट, है ना? अब ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है क्लोज लूप जो है ये भी एक प्लेन में ही हो, ये क्लोज लूप भी थ्री डायमेंशन हो सकता है। एग्जांपल दिखाऊं? ऐसा क्लोज लूप हो सकता है कि नहीं हो सकता, देखो, है ना? हम्म, यस सर। ये क्लोज लूप एक प्लेन में है क्या, नहीं है? तो जब क्लोज लूप प्लेन में नहीं है तो इस सरफेस का प्लेन होना पॉसिबल होगा क्या, नहीं होगा। इवन इफ क्लोज लूप प्लेन में है तब भी जरूरी नहीं कि सरफेस प्लेनर हो, क्यों? हो सकता है इस सरफेस कुछ ऐसा जाता हो, आया ना? ये व्हाइट वाला क्या है, क्लोज लूप है, और येलो वाला क्या है, ये सरफेस है। अब आप बोलोगे सर ये सरफेस कैसा है, ये सरफेस ऐसा है जिसकी बाउंड्री क्लोज लूप है। ओके बेटा, समझ में? थोड़ा सा इस चीज की पेंटिंग पॉसिबल नहीं है, समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है। तो ये पूरा इस क्लोज सरफ ये जो क्लोज सरफेस है,
इसकी बाउंड्री हैविंग L1 एज बाउंड्री, समझ में आई बात? तो सॉरी, क्लोज सरफेस नहीं है सर, सरफेस है, मैं क्लोज सरफेस तो हो ही नहीं सकता नहीं, क्लोज सरफेस की तो बाउंड्री होगी नहीं। दिस इज सरफेस हैविंग L1 एज बाउंड्री। ओके, समझ में आई बात? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो याद करिए आप चाय की छन्नी, समझ में आई बात? जो फ्रेम है उस चाय की छन्नी में जो फ्रेम होगा, लेट से आयरन का फ्रेम है, ये तो हो गया आपका क्लोज्ड लूप, ये प्लेन में है कोई बात नहीं। लेकिन जो उसकी जो छन्नी है, छन्नी समझते हो ना, नेट, जो नेट है वो कैसा होगा? चाय की छन्नी की जगह दूध की छन्नी मान लो, यहां पे नेट लगे होगा कि नहीं लगा होगा? है ना? Yes, sir. राइट, ऐसा ही कुछ होगा ना। तो इस नेट की बाउंड्री क्या है? ये लूप है। समझ में आ गई बात? ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर यहां तो एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, सरफेस, यहां दो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं, यहां भी दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। क्या क्या? सरफेस और सरफेस के अंदर का वॉल्यूम। यहां क्या इंपॉर्टेंट है? लूप और लूप के अंदर का सरफेस। ओके बेटा, समझ में आ गई बात? Yes, sir. ओके, अब मैं इस चाय छन्नी को थोड़ा मिटा देता हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। नाउ इमेजिन दिस, कि एक कोई करंट कैरिंग वायर है जो इस तरीके से करंट लेके जा रहा है, तो क्या होगा? इसको उसके आर पार निकलने के लिए सरफेस में होल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अब छन्नी मतलब मैंने बोला होल वाली छन्नी नहीं है वो, मतलब पूरी छन्नी है, ठीक है, पूरा सरफेस है। ओके, तो यहां पे होल, इसको छेद करना पड़ेगा इसमें कि नहीं करना पड़ेगा इस करंट को यहां से निकलने के लिए? बताओ। हम्म Yes, sir. तो लेट से ये करंट गया है I1 ऊपर, जो यहां पर होल करके जा रहा है, इस सरफेस को पियर्स करके जा रहा है, ठीक है। एक और करंट लेट से चला गया ऐसे, I2, और एक करंट लेट से ऊपर से आ गया I3, ठीक है। समझ में आई बात? तो यहां पर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, करंट एनक्लोज्ड। अब यार देखो, ये करंट एनक्लोज्ड इसको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोला जाता है आपकी बुक्स में क्या? करंट एनक्लोज्ड। बोलना क्या चाहिए? बोलना चाहिए सर करंट पियर्सिंग, जो सरफेस को पियर्स करा, राइट। बट द बुक्स traditionally have chosen the word I enclosed by the loop because they are not interested in the surface, they are interested in the loop. Okay बेटा, जैसे यहां पर we are interested in the surface, not in the volume, है ना? आया ना? तो हम क्या बोलते हैं? सरफेस ने इस चार्ज को इनक्लोज कर रखा है। यहां क्या बोल रहे हैं? यहां बोल रहे हैं कि करंट ने, सॉरी, इस लूप ने करंट को इनक्लोज कर रखा है, उसके चारों तरफ घेरा लगा रखा है, डजंट मैटर, ठीक है। सो अगर यहां पर करंट जा रहा है I1, इधर जा रहा है I2, नीचे जा रहा है I3, तो करंट एनक्लोज्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? I1 प्लस I2 माइनस I3। समझ में आ रहा? आप बोलोगे सर I3 माइनस I1 माइनस I2 क्यों नहीं बोल सकते? इसका उल्टा भी तो बोल सकते हैं ना। क्या क्या कन्वेंशन है सर जिसके बेसिस पे आपने इसको इस तरीके से डिफाइन किया, I1 प्लस I2 माइनस I3? ये क्वेश्चन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो। Yes. Yes, sir. तो लेट से हमारे पास ये करंट एनक्लोज्ड है। अच्छा, तो हमने उसको डेफिनेशन I1 प्लस I2 माइनस I3 क्यों बोला? देखो, आप I3 माइनस I1 माइनस I2 भी बोल सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो लॉ में जब पहुंचेंगे तो लॉ क्या बोल रहा है
कि अब आप क्या करो कि मान लो इस लूप की किसी लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है बी वेक्टर। अभी मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में नहीं है, ये 3D इमेजिंग करी, हल्का अंदर जा रहा है, ठीक है, प्लेन में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और आप कंसिडर करिए इस लोकेशन पर इस लूप का एक छोटा सा एलिमेंट डीएल वेक्टर। ओके बेटा, समझ में आया दोनों कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. काम करता हूं आप लोगों की सहूलियत के लिए, चलो दोनों का कलर बदल देता हूं। इसको मैंने डीएल वेक्टर बोला, तो मैं बी वेक्टर को किसी और कलर से रिप्रेजेंट करता हूं। लेट्स टेक इट, लेट्स मेक इट पिंक। ठीक है, डीएल वेक्टर की लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड लेट से बी वेक्टर है। ओके बेटा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी रैंडम लूप में फंसे हुए किसी भी सरफेस के लिए आप आई एनक्लोज्ड या आई पियर्सिंग डिफाइन करेंगे, तो यू विल फाइंड दैट क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। यहां पे क्या था, क्लोज इंटीग्रेशन किसका था, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट सरफेस वेक्टर। यहां क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट लेंथ वेक्टर। ओके बेटा, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। ओके बेटा, हम्म, समझ में आया कुछ कि नहीं समझ में आया? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर और डीएल वेक्टर, इस मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेके इनको इसको पूरे सरफेस में इंटीग्रेट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। अब आप यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि सर आई वन प्लस आई टू माइनस आई थ्री को क्यों लिया एनक्लोज करंट, क्योंकि आई वन या आई टू के डायरेक्शन में अगर आप थंब रखोगे और थंब को राइट हैंड रख के उसको गोल गोल घुमाओगे तो वो डीएल वेक्टर के डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा? इसलिए अगर आपने डीएल वेक्टर इधर लिया है इस सेंस में, डीएल वेक्टर अगर आपने इस सेंस में घुमाया है तब तो आप आई वन प्लस आई टू माइनस आई थ्री लिखोगे। लेकिन अगर आप डीएल वेक्टर को उल्टा घुमा देते हो तो आप आई थ्री माइनस आई वन माइनस आई टू लिखोगे। समझ में आई बात? हम्म, वो जो करंट किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है, ये डायरेक्शन कैसे डिसाइड करोगे, तो बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ओके बेटा, Yes. Yes, sir. लूप के साथ में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाइए, कैसे घुमा, ऐसे घुम रहा है ना, लूप के साथ में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाइए, थंब किधर पॉइंट करेगा, उधर वाला करंट को पॉजिटिव लेना। ठीक है, अब ये आपके कन्वेंशन के ऊपर डिपेंड करता है कि सर डीएल वेक्टर आप इधर लेते हैं या उधर लेते हैं। समझ में आ गई बात? तो सिमिलैरिटी है कि नहीं गॉस लॉ और इसके बीच में? अब आप इसको आई एनक्लोज बोलो या आई पियर्सिंग बोलो, बात एक ही। ठीक है बेटा, सप्तऋषि बड़ी लेट आए आप।
समझ में आया कुछ कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. आगे बढ़े। हम्म। Yes, sir. ठीक है। सो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? बिल्कुल गॉस लॉ जैसा है, थोड़ा सा, मतलब गॉस लॉ से सिमिलैरिटी है, एग्जैक्टली गॉस लॉ जैसा नहीं है करंट के लिए। ठीक है, देखो क्या होगा कभी भी अगर हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे अपने ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। देखो जैसा कि आपको याद होगा कि गॉस लॉ काम तो हर सरफेस के लिए करता था, पर यूजफुल कहां होता था? सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म सरफेसेस के लिए, हाँ या ना? सिमेट्रिक सरफेसेस के लिए, Yes, sir. ठीक है। सो सेम कहानी यहां पर भी, सिमेट्रिक चार्ज कन्फिग्रेशन होता था, तब हम वहां पे यूज कर पाते थे गॉस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां भी वही है कि सिमेट्रिक अगर आपका करंट होगा तो उसकी वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे यूजिंग एम्पियर्स लॉ। तो पहला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, स्ट्रेट वायर। तो लेट से मेरे पास ये एक स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट जा रहा है लेट से आई। अब मैं इस वायर से आर डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? यस और नो? Yes, sir. सो क्या होगा, हम यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक लूप कंसिडर करेंगे। ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, आर है। जैसे वहां पे गॉसियन सरफेस कंसिडर करते थे, यहां पे हमने एक लूप कंसिडर किया। फिर बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल हम कह सकते हैं कि इस लूप के किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो टेंजेंट के लॉन्ग ही होगा, है ना? इसलिए अगर मैं इस लूप के लॉन्ग इंटीग्रेट करूं बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर को, ध्यान दीजिएगा वहां पर इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर क्या कहलाता था? आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता था, बिल्कुल सही बात है। उसका एक और नाम था, क्या? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? कहते थे कि नहीं कहते थे इसको? हम्म। इसका नाम कोई मैग्नेटिक फ्लक्स जैसा नहीं है, इसका नाम क्या है? पाथ इंटीग्रल, पाथ इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इतनी लेट क्यों आ रहे हो आप लोग? तो हमने क्या कहा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। इस वायर पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड और पाथ लेंथ का क्लोज इंटीग्रेशन करता हूं, इस वायर पर नहीं, सॉरी, इस पाथ के लॉन्ग, तो बाय एम्पियर्स लॉ क्या था सर? एम्पियर्स लॉ था क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, है ना? यहां पर देखिए, इस लूप में से, ये लूप है नहीं एक असली में, हमने कंसीडर किया, इस लूप में से क्या ऊपर अगर मैं एक सरफेस कनेक्ट बना दूं तो सरफेस को कितना करंट पियर्स कर रहा है? ये करंट आई पियर्स कर रहा है। सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। यहां तक किसी को आपत्ति हो तो बता दो। किसी को आपत्ति हो यहां तक तो बता दीजिए एक बार मुझे।
इतना लेट क्यों आ रहे हो आप लोगों को, समझ नहीं आ रहा मुझे। लॉ ही निकल गया। हाँ, किसी को समझ में आया है या किसी को समझ में आया ही नहीं? किस किस को समझ में आ गया, एक बार चैट पे वन लिख दो, सिर्फ वन, उससे ज्यादा कुछ नहीं टाइप करना। या वाई लिख दो, वन या वाई। और नहीं समझ में आया तो टू या एन। ठीक है, बाकी लोगों को पता ही मतलब ही नहीं है, कोई बात नहीं। तो हमने क्या कहा, पिछले पेज पे लॉ में क्या कहा था कि लॉ में हमने ये कहा था कि किसी रैंडम शेप के लूप से अटैच्ड एक रैंडम सरफेस के थ्रू अगर कोई करंट पास हो तो उस करंट को आप आई पियर्सिंग कह सकते हो। ऑब्वियसली डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दो करंट ऊपर जा रहे हैं, एक नीचे आ रहा है। तो मैं यहां पर अपने हिसाब से कन्वेंशन लिया, मैंने ऊपर जाने वाले को पॉजिटिव लूंगा, तो आई वन प्लस आई टू माइनस आई थ्री क्या हो जाएगा, इस सरफेस से पास होने वाला करंट, उसको आप चाहो तो आई पियर्सिंग कह सकते हो, या फिर इस लूप के हिसाब से बोलोगे तो आई एनक्लोज्ड कह सकते हो। ठीक है, ये कितना हो गया, आई वन प्लस आई टू माइनस आई थ्री। ऐसे में अगर मैं इस लूप के ऊपर इंटीग्रेशन करूं, कौन सा इंटीग्रेशन, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का, इस लूप के ऊपर डीएल वेक्टर लिया, उसकी लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड लिखा, इस मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर का मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया, उसको पूरे के पूरे लूप पर इंटीग्रेट किया, तो इसको मैं कहूंगा पाथ इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज, जस्ट लाइक गॉस लॉ में क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर और डीएस वेक्टर, ये सरफेस इंटीग्रल है, यहां पाथ इंटीग्रल है। गॉस लॉ में सरफेस इंटीग्रल कितना होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां पाथ इंटीग्रल कितना होगा, म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। आई एनक्लोज्ड की जगह आप आई पियर्सिंग बोलने में मेरे को ज्यादा समझ में आता है, मेरे को ज्यादा फील आता है। ठीक है, तो उसी चीज का हमने यहां यूज किया। हमने इस करंट की वजह से इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तो हमने इस आर रेडियस का एक सर्कुलर लूप बनाया। क्यों, क्योंकि देखो बेटा, काम ये किसी भी शेप के लूप पे करेगा, किसी भी सरफेस पे करेगा, पर एप्लिक यूज कहां कर पाएंगे हम, इसका बेनिफिट कहां उठा पाएंगे, ओनली फॉर द सिमेट्रिकल लूप्स। तो हमने सिमेट्रिकल लूप लिया, करंट के अबाउट एक सर्कुलर लूप लिया। इस सर्कुलर लूप में हमने बोला कि हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। अच्छा, किसी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। डीएल वेक्टर ऑब्वियसली टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। मैं किसी भी लोकेशन पर एक डीएल वेक्टर मान के डीएल वेक्टर के साथ में बी वेक्टर और डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, म्यू नॉट इनटू करंट जो इसके थ्रू पास हो रहा है, दैट इज आई। तो ऐसे में ये जो बी डॉट डीएल इसको बोलेंगे पाथ इंटीग्रल, ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ, क्लोज का मतलब पाथ के लॉन्ग। क्योंकि बी वेक्टर और डीएल वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, इसको मैं बी डीएल लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। विच मीन्स यहां पर अगर आप सोचें तो, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स लूप पर हैं, इस वायर के अबाउट सिमेट्रिक हैं, इक्वल डिस्टेंस पर है, इसलिए बी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा हमारे पास क्या, बी टाइम्स क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। विच मीन्स क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा, इस पूरे पाथ पे इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, तो b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। समझ में आई बात, आया ना? तो आंसर बिना इंटीग्रेशन के आया कि नहीं आया?
कॉपी कर लूं? कॉपी कर लिया? Yes, sir. ठीक है, और निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो लॉन्ग हॉलो सिलेंडर। एक मेरे पास बहुत ही लंबा सिलेंडर है, मतलब इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर है, लेकिन ये हॉलो है, तो जो करंट आएगा सिर्फ और सिर्फ सरफेस में से आ रहा होगा। यस और नो? है ना? लेट से करंट जा रहा है आई, ये हमने बना ली इसकी एक्सेस। ये है इसकी एक्सेस, और इसका रेडियस है लेट से कैपिटल आर। ठीक है, अब मेरे को यहां पर इस सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड मैंने कहा निकाला? मैंने बोला लेट्स से कि यहां से x डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं। इसमें दो केसेस बनते हैं। केस वन, x इज लेस देन r, मतलब हम लोग इनसाइड पॉइंट्स में, राइट? आया ना? समझ में आई बात? कोई जवाब नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हम लोग इनसाइड पॉइंट पर हैं। अब मेरे को इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैंने बोला मैं यहां पर एक एम्पियर्स लूप बनाता हूं, टक 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 टक। ठीक, तो क्या होगा, मैंने इस पॉइंट यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर्स लूप बनाया तो इसका रेडियस कितना है? x है। अब मैं बोलूंगा इस लूप के अलोंग क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस लूप के अंदर से कोई करंट पास नहीं हो रहा, सारा का सारा करंट जो है वो बाहर से पास हो रहा है ना? यस और नो? आप बोलोगे सर अगर मैं सरफेस से टांग दूं तो देखो अभी भी सारा का सारा करंट जो बाहर से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है कि नहीं हो रहा? Yes, sir. अच्छा, अब मैंने क्या किया, बेटा इतना लेट आओगे ना तो अगली बार से एडमिट नहीं करूंगा, ठीक है? क्योंकि कोई फायदा नहीं, आपका आगे क्लास में सिर्फ बोर होने वाले हो। मैं तो बोलूंगा छोड़ दो, वीडियो देख लेना। हाँ, लेट से मैंने सरफेस ऐसा ले लिया। अब क्या होगा? सर कुछ नहीं, जितना करंट अंदर घुसा उतना करंट बाहर तो निकला ही ना, आया ना? जितना करंट इधर से अंदर की तरफ पियर्स किया उतना करंट अंदर से बाहर की तरफ भी पियर्स किया कि नहीं किया? तो आई पियर्सिंग कितना हो गया? जीरो हो गया, राइट? तो आप कैसा भी सरफेस ले लेंगे आपका आई पियर्सिंग कितना आएगा? ऐसे में जीरो ही आएगा इनफाइनाइट वायर लेने पर। ठीक है, समझ में आई बात?
हम लोग इसीलिए सब सिंपल सरफेस लेंगे, प्लेन सरफेस लेंगे, ताकि ये सब दिमाग लगाने की हमें जरूरत ना पड़े. So closed integration of b vector or dl vector is equal to mu naught into I enclosed, that is equal to 0. This that means, अब देखो, अब सिमेट्री की वजह से अगर करंट होगा तो सर्कल के अलॉन्ग ही होगा, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ सिंपली ये बी डीएल हो जाएगा, क्योंकि बी वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में कोई एंगल नहीं है, 0 डिग्री का एंगल है. और सिमेट्री की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, मतलब का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, ये बाहर आ जाएगा. तो बी टाइम्स क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स बी इक्वल्स टू 0. तो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, और मुझे पता है अगर एग्जाम में मैं बिना पढ़ाए ये क्वेश्चन पूछ लेता, टेस्ट में आपको कुछ नहीं आता होता, तब भी आप यही आंसर देते, हाँ सर अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा. बोलते कि नहीं बोलते? क्योंकि Yes, sir. क्योंकि सर इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पढ़ पढ़ के बड़े हो गए बहुत, है ना. केस 2 में क्या होगा, x ग्रेटर देन आर. चलो इसको व्हाइट से डब्बा बना देते हैं ताकि समझ में आ जाए. अगला टॉपिक है, मतलब हम कहाँ आ गए हैं, आउटसाइड आ गए, राइट. x ग्रेटर देन इक्वल टू कर लो, ओके. अगर हम आउटसाइड पॉइंट पर हैं तो मतलब क्या होगा, अब क्या होगा सर, कुछ नहीं, वही होगा जो मंजूर खुदा नहीं, जो पिछले क्वेश्चन में किया था वो, पिछले बार किया था वो होगा, राइट. एलएचएस तो वैसा का वैसा चलता रहेगा, बस आर की जगह एक्स लिखाएगा अंत में. और आरएचएस में क्या होगा, क्योंकि पूरा का पूरा करंट इस बड़े वाला, मान लो ये वाला पॉइंट है, एक्स अगर बड़ा है आर से, तो ऐसा लूप बन जाएगा, सारा का सारा करंट इसके अंदर से पास हो रहा है, कहानी खत्म. आया ना. समझ में आई बात. Yes, sir. तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा सर, सिंपली म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स. यस और नो. डायरेक्शन वैसे ही होगा जैसा वायर की वजह से होता है ना बेटा. Yes, sir. चल आगे बढ़े. Yes, sir. अगला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग, क्या लिखेंगे, ड्यू टू लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर. ये आपकी एक्सिस है, सिलेंडर का रेडियस आर. अच्छा, इस सिलेंडर का रेडियस है, मान लेते हैं कैपिटल आर, और इसमें से करंट कुछ ऐसे जा रहा है, पूरे सरफेस से जाएगा ना. पूरे सरफेस से जा रहा है. तो यहां पर आप लिख सकते हो करंट डेंसिटी जे वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर इज इक्वल टू आई. यस और नो. लिख सकते कि नहीं लिख सकते. एरिया वेक्टर इस सरफेस है, इस सरफेस का एरिया, यही है ना करंट डेंसिटी की डेफिनेशन. ध्यान रखना, करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ओके. तब ऐसे में मैं अगर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, तो बी आउट तो मैं सीधे लिख दे रहा हूं, बिना केस 1, बिना डायग्राम बना ऐसे लिख दे रहा हूं, सब कुछ पिछले जैसा है, क्योंकि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर. तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, है ना. इसका केस 1 पिछले वाले के केस 2 के जैसा होगा बिल्कुल. यस और नो. दूसरा पॉइंट मैं अंदर ले रहा हूं, एक्स डिस्टेंस पर,
ये पॉइंट P है। तो केस 2 में मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैंने ये वाला लूप कंसिडर किया और मैं क्या बोलूंगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, दैट मीन्स बी इंटू 2 पाई x इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज कितना होगा, j इंटू पाई एक्स स्क्वायर, पाई ने पाई मारा, x ने x मारा, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट जे एक्स बाय 2। यस और नो? इनफैक्ट अगर हम मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट जे वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर बाय 2, है ना? समझ में आई बात? तो यहां पर भी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे वेरी करेगा, ऐसे जाएगा ट्र ट्र, है ना? अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनोइड, लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर भी हमारा क्लियर है। हॉलो में अंदर 0 था, बाहर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स था। सॉलिड में अंदर म्यू नॉट जे एक्स बाय 2 है और बाहर वही है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स। आगे बढ़े। 1 minute. Yes, sir. अब देखो एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, अक्सर अलग अलग एग्जाम से पूछ लिया जाता है पर फिर भी बच्चे फंस जाते हैं। बोलता है कि एक, अच्छा आपने, आजकल तो डीटीएच वगैरह आता है, आजकल तो डीटीएच से भी आगे निकल गए हम लोग, क्या यूज करते हैं, कई लोग फायर स्टिक यूज करते हैं, है ना? पर कुछ साल पहले केबल टीवी आता था घर में, सबके सबने केबल टीवी तो देख यूज किया ही होगा, हाँ या ना? Yes, sir. केबल टीवी का वायर होता था, उस वायर को कभी खोल के देखा है अंदर? No, sir. नहीं देखा ना? एक्चुअली उसके अंदर एक वायर तो ऐसा होता था, पूरा का पूरा सॉलिड, ठीक है, एकदम सॉलिड वायर है, जो एकदम सेंटर पे होता था, और इसके चारों तरफ एक हॉलो वायर हुआ करता था। इनफैक्ट हॉलो वायर भी नहीं होता था, मैं यहाँ पे हॉलो सिलेंडर बना दे रहा हूँ पर वो हॉलो सिलेंडर पूरा नहीं होता था, उसमें वायर का मैश होता था। मतलब अगर कभी खोल के देखा हो किसी ने भी तो उसे दिखा होगा, उस वायर, ये जो वायर है ना व्हाइट वाला, ये ऐसा पूरा वायर नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ उसकी बाउंड्री बना दी है, एक तरीके से उसका क्या बोलते हैं, एनवेलप बना दिया है। अंदर वायर कैसे होते थे, ऐसे, और इस तरीके से नेट होता था वायर का। कभी देखा किसी ने? किसने भी नहीं देखा? किसी ने भी नहीं देखा? हे भगवान, तब तो दिखाना पड़ेगा, लेट मी सर्च, कुछ मिल जाए तो। एक तो आजकल ना कुछ भी सर्च करो तो सबसे पहले खरीदने के लिए बताने लग जाते हैं।
चलो अच्छा इमेज तो नहीं, पर इमेज है कम से कम। दिख रहा है क्या है? ये देखिए, अंदर में एकदम सॉलिड वायर होता था, ठीक है, और बाहर में इस तरीके का वायर मेश होता था। समझ में आई बात? बीच में इंसुलेशन है प्लास्टिक का, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ध्यान दीजिएगा, ये वायर मेश में इफेक्टिवली करंट ऐसे ऐसे मतलब यहां से करंट क्या होगा, करंट हमेशा कैसे फ्लो करेगा, एक तरफ से आएगा दूसरी तरफ से जाएगा। तो इस मेश में करंट ऐसे जा रहा है, ट्रर घूम गोल गोल घूम घूम के, गोल गोल घूम घूम के, इधर से भी और इधर से भी। तो जो इसके अराउंड वाला करंट है वो तो कैंसिल हो गया ना इफेक्टिवली, क्योंकि जितना करंट नीचे है उतना करंट ऊपर चला गया, हाँ या ना? बोलो बोलो। सर क्या कैंसिल होगा? इस वायर में जो क्या बोलेंगे सर्कुलर करंट है वो तो कैंसिल हो गया ना, थोड़ा करंट नीचे आया थोड़ा करंट ऊपर चला गया सर्कुलरली, है ना। लेकिन इफेक्टिव करंट किधर रहेगा उस वायर में, इधर की तरफ रहेगा कि नहीं रहेगा, अलोंग द वायर रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। इफेक्टिवली तो करंट अलोंग द वायर ही जा रहा है ना, क्योंकि जितना करंट इधर राउंड घूम रहा है उतना करंट ऊपर भी राउंड घूम रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो सोलेनोइड वाला जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक वायर बच जाएगा जिसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, राइट, है ना। यस सर। तो देखो, बेसिकली उसी को हम लोग यहां पर सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि यहां से करंट ऐसे आ रहा है और वही करंट आई जो है यहां से उल्टा चला जा रहा है, इसमें इस पूरे वॉल्यूम से आ रहा है और बाहर वाले में अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए, ठीक है। आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाएगा कहां कहां पर, इस वायर के अंदर यहां पर, इन दोनों वायर्स के बीच में यहां पर, और इनके बाहर यहां पर। समझ में आई बात, है ना? ये तो एक्सिस है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हम्म। सर ये आउटर जो कवर है वो लेफ्ट मतलब राइट साइड जो डायग्राम बना है वैसा होगा? हाँ, बस बताया तो है अभी, फोटो दिखाई, आपको डायग्राम चाहिए, यस हाँ सर। है ना। लेकिन उसका होता ऐसा है प्रैक्टिकली, पर इफेक्टिवली क्या है, इफेक्टिवली ऐसा ही है, ओके बेटा। यस सर। चलो फिर, हमारे पास अब हमें पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, इन तीनों जगहों पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक है। तो देखो, ए पे और बी पे दोनों के लिए सोचिए, ये जो व्हाइट वाला आउटर लेयर है इसकी वजह से ए और बी पे कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि सिलेंडर के अंदर है ना, यस सर। है ना। चलो, तो ए के लिए तो अपन सिंपल इस सिलेंडर, येलो वाले सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, बी के लिए भी येलो वाले सिलेंडर के बाहर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, राइट। कोई दिक्कत है इसमें? इजी की मुश्किल है? इजी है। इजी है। सी पे क्या होगा सर? सी पे जैसे ही लूप बनाएंगे, देखिए आई एनक्लोज जीरो हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, राइट, है ना, है ना, यस ठीक है। सर। अब आप बोलोगे सर ऐसा किया क्यों गया, तो बेटा इसको ऐसा इसलिए किया गया ताकि अंदर से जो करंट आ रहा है ना, उस पर करंट में माइनर जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, उसी फ्लक्चुएशन से तो आपको टीवी को पता चल रहा है कि कब कौन सी पिक्चर कैसे शो करनी है, राइट। एकदम हल्का सा जो फ्लक्चुएशन है वही तो इंफॉर्मेशन है, राइट। अल्टीमेटली आपके वायर, ये केबल टीवी है, ये आपके सॉरी केबल का वायर है, आपके टीवी का इलेक्ट्रिक का वायर नहीं है ना। इसको जब आप केवल इस वायर को जब अपने टीवी में इंसर्ट करते थे तो इसी के थ्रू इन्फॉर्मेशन आती थी कि भैया इसने ये बोला, इसने ये बोला, इसने फलाना बोला, इसने ढिमकाना बोला, हाँ या ना। यस इसने छक्का ऐसे मारा, ये ऐसे मूव किया, सारी इन्फॉर्मेशन तो इसी करंट में, राइट।
यस अब करंट अगर कांस्टेंट रेट से आ रहा है तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उस क्या करते हैं, उस करंट में हल्का सा फ्लक्चुएशन कराते हैं, बहुत माइनर फ्लक्चुएशन। उस माइनर फ्लक्चुएशंस को हमारी टीवी के अंदर का जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह, जो भी सॉफ्टवेयर नहीं वाला, जो भी हार्डवेयर है, उसको रीड करता है और उसके हिसाब से पिक्चर दिखा देता है, दिखा देता था। आजकल तो यूज नहीं करता कोई इसको, पर समझ में आई बात? यस सर। सो मतलब ये है कि इस येलो वायर में अगर थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन हो गया करंट का, तो उसका मीनिंग कुछ और निकल जाएगा, सिग्नल अच्छा नहीं आएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? याद नहीं है कितना गड़बड़ आता था उस वक्त सिग्नल? यस सर। यस सर। तो क्या था, ये जो करंट आ रहा है इसमें थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन हमें नहीं चाहिए, और उस फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए बाहर हम लोगों ने इस तरीके का एक शेल बना दिया, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जो है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट जो है, अंदर कम से कम रीच करे या ना रीच करे, शील्डिंग इफेक्ट हो जाए। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? सर लास्ट वाला पार्ट फिर से बोलिए ना। अरे भैया, शील्डिंग इफेक्ट पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, भूल गए? हाँ सर। उस शील्डिंग इफेक्ट के लिए बाहर हम लोगों ने एक तरीके से सिलेंडर लगा दिया, है ना? हाँ सर। समझ में आ गई बात? यस सर। तो अंदर से करंट आ रहा है, बाहर से करंट लौट रहा है। चलो आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो इन सारे, वो खैर नहीं पूछा जाएगा आपसे जो मैंने अभी बताया, आपसे पूछा जाएगा इन तीनों पॉइंट्स का मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखाओ। वो आपको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और कुछ बचा क्या? हाँ, हम अब निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। इनफाइनाइट शीट में से करंट जा रहा है, एक मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना कि इन इन चीजों की वजह से और करंट निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं हम लोग। आया ना? हम्म। यस सर। तो हम लोगों ने एक इनफाइनाइट शीट ली, ठीक है? इसमें से करंट ऐसे जा रहा है। अगर लेंथ एल है, टोटल करंट आई जा रहा है, तो मैंने जे यहां पर अलग तरीके से डिफाइन किया। जे करंट डेंसिटी नहीं है, जे मैंने डिफाइन किया कैसे, आई बाय एल से। ओके बेटा? अब इस शीट की वजह से यहां से एक्स डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी का मैग्नेटिक फील्ड हमें बताना है। क्या करेंगे? सर यहां तो अगर गोल लूप बनाया तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि वो सिमेट्रिक बचेगा नहीं। करंट के अराउंड सिमेट्रिक होना चाहिए, राइट? जैसे पिछली बार क्या था, चार्ज के अराउंड सिमेट्रिक होना चाहिए था गॉस लॉ में। यहां करंट के अराउंड कैसे जाओगे, तो इनफाइनाइट शीट है, कोई बात नहीं। हम लोग एक लूप बनाएंगे कुछ ऐसा। समझ में आ रहा है? उल्टी साइड हम लोग, अब देखो यहां पे दिख नहीं रहा होगा, पर क्योंकि मैंने उस इन्फानाइट शीट का एक सिर्फ एक छोटा सा सेक्शन कंसिडर किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम्म। यस सर।
इस तरीके का एक लूप कंसिडर किया, रेक्टेंगुलर लूप। लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस एज ए, तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। एंड लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस एज बी, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। अब देखो इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सोचो, करंट ऊपर जा रहा है, इनफाइनाइट शीट है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा बताइए तो? क्या शीट के पैरेलल होगा हमेशा, इस डायरेक्शन में यहाँ पे, और यहाँ पर इस डायरेक्शन में, पीछे की तरफ इस डायरेक्शन में, हाँ या ना? Yes, sir. इस लोकेशन पे इस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड, इस लोकेशन पे इस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब मैं इक्वेशन लगाऊंगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। ओके भाई, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, इसके लिए मैंने मुझे इस यहाँ पे, क्योंकि सिंपल सर्कुलर वायर नहीं है, इसके ये रेक्टेंगल है, मुझे इसके सेगमेंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे। सो लेट्स नेम दिस रेक्टेंगुलर लूप जो हमने सिलेक्ट किया है पी, अच्छा पी तो वहां था ना, ये भी ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। लेट्स नेम इट एज डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, सो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर और डीएल वेक्टर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर कहां से कहां तक सर, w से x तक, प्लस वही इंटीग्रेशन कहां से कहां तक सर, x से y तक, प्लस वही इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, y से z तक, प्लस वही इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, z से w तक। बन गया क्लोज्ड, आया ना? ध्यान दीजिएगा, मैंने इंडिविजुअली इनको गोला नहीं लगाया, क्योंकि इंडिविजुअली क्लोज लूप्स नहीं है, राइट? यस और नो? Yes, sir. ये कितना है, म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, अब इसके अंदर से कितना करंट जा रहा होगा, तो वो करंट जो इतनी लेंथ से पास हो रहा होगा, दैट इज जे इंटू बी। ये क्लियर है? Yes, sir. अब W से लेकर X तक मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म ही होगा, बी वेक्टर और डीएल वेक्टर कितना हो जाएगा, सिंपली बी बी, आया ना? बी मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएल वेक्टर बी डीएल हो गया, बी बाहर आ गया इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन डीएल कितना हो गया, W से लेकर X तक, इसकी लेंथ बी, आया ना? Yes, sir. प्लस X से Z तक, देखिए बी वेक्टर इधर है, डीएल वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो 0। Y से Z तक सिंपली फिर से कितना जाएगा, बी बी, और Z से W तक फिर से कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे डीएल वेक्टर के परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट जे बी। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड टू बी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे बी। देखो बी हमने अपने मन से माना था, कैंसिल होना चाहिए था, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट जे बाय 2। ओके बेटा, Yes, sir. सर एक्स वाई पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालें? देखो यार मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जो होगा, आप सोचिए, राइट हैंड थंब रूल लगा के देखिए, इनफाइनाइट शीट है, राइट हैंड थंब रूल लगाइए। चलिए एक काम करते हैं, इसका मैं, ठीक है अच्छा डाउट है, इसलिए एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूँ तो करंट कैसे है, इस तरीके से, ये सारे के सारे इनफाइनाइट वायर है, हाँ या ना? हाँ या ना? Yes. नाउ लेट्स टेक आवर पॉइंट पी एज इस पॉइंट के सामने। देखो कोई भी पॉइंट जो होगा वो इनफाइनाइट शीट के लिए तो मिड पॉइंट पे ही होगा ना, मतलब मिड पॉइंट के सामने ही आएगा ना वो। Yes, sir. तो यहां पर इस वायर की वजह से इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, यस और नो? Yes, sir. इस वायर की वजह से किधर आएगा, इस डायरेक्शन में, और इस वायर की वजह से उतना ही आएगा लेकिन इस डायरेक्शन में आएगा। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल के वायर के पर पैरेलल डायरेक्शन में आ गया, Yes, sir. इस डायरेक्शन में आ गया ना। सिमिलरली हाँ। इसका और इसका मिला लोगे तो फिर से इसी डायरेक्शन में आएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या आएगा, वायर के पैरेलल डायरेक्शन में आएगा। ओके बेटा,
दिस इज बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालोगे तो वायर के पैरेलल हो, और हमारा लूप ऐसा है, ये हमारा W है, ये X है, ये Y है और ये Z है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, along द लूप along द लूप along द लूप, तो B इंटू बी। यहां पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू लूप मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे, सॉरी यहां पे अंदर होगा, है सर ना। तो एक्स वाई के ऊपर परपेंडिकुलर कैसे हो रहा है? वो राइट हैंड थंब रूल में तो फिंगर्स कर्ल होगा तो लेफ्ट साइड आ जाएगा ना। बेटा इनफाइनाइट शीट है यार, सर लेंथ तो एल दिए। वो मैंने आपको समझाने के लिए बोला है, ऊपर लिखा है इनफाइनाइट शीट, मैंने J को डिफाइन करने के लिए इसकी लेंथ बोला L है, ठीक है। ओके सर। चलो इनफाइनाइट शीट है ना, मैं इनफाइनाइट शीट ड्रॉ कैसे करूंगा और फिर मैं J को कैसे डिफाइन करूं, ठीक है। मैंने कहने का मतलब इसमें अगर आप कोई भी लेंथ L कंसीडर करोगे, उसमें से करंट अगर आई जा रहा होगा तो दैट J इज इक्वल टू आई बाय एल। वैसे करंट कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, L भी इनफाइनाइट होगा, ठीक है, बट उनका रेशियो तो फाइनाइट आएगा ना, उस रेशियो को J बोला है, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा, तो आई भी टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, L भी टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ओके बेटा। और कुछ, नहीं सर समझ गए। चलो तो आगे बढ़ते हैं। मतलब इनफाइनाइट शीट का मतलब क्या होता है, दोनों डायमेंशन इनफाइनाइट है, ठीक है। ओके सर। चलो आगे बढ़े फिर। यस सर। आगे बढ़ रहा हूं। बढ़ूं, Yes, sir. तो अगला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिक इनफाइनाइट शीट। देखो पिछले वाला इनफाइनाइट शीट है बट मोटा है, तो उसका मैं सीधे टॉप व्यू बना रहा हूं, ठीक है। ये मोटा है, ठीक है बेटा। यस सर। लेट्स से कि इसकी जो थिकनेस है वो टी है, ये उसका बाइसेक्टर प्लेन है। ये व्हाइट लाइन से होने ये डॉट लाइन क्या है, बाइसेक्टर लाइन नहीं है, ये बाइसेक्टर प्लेन है। समझ में आई बात, ये समझ लो। ये जो शीट है, ये शीट आपकी स्क्रीन से बाहर आ रही है आपकी आंखों की तरफ, और ये जो लाइन है, ये लाइन नहीं है, ये भी प्लेन है, ये आपकी स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है पूरा प्लेन, ओके बेटा। यस सर। डायग्राम क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हाँ सर। इसमें लेट से करंट ऐसे है, क्योंकि अब हमारे पास ये कुछ एरिया है, करंट तो हम डिफाइन कर नहीं सकते क्योंकि शीट का साइज इनफाइनाइट है, ये साइज, ये डायमेंशन इनफाइनाइट है, हाइट इनफाइनाइट है, पर करंट तो पूरा का पूरा हम लोग मेजर नहीं कर सकते क्योंकि करंट इनफाइनाइट होगा, तो हमको कुछ ना कुछ तो डिफाइन करना पड़ेगा। यहां पे हम क्या डिफाइन करेंगे, यहां पे हम फिर से जे वेक्टर डिफाइन करेंगे, पर ये जे वेक्टर पिछले वाले क्वेश्चन के जे वेक्टर से अलग है। जे क्या है,
यहां पे हमने डिफाइन किया J इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। ओके ओके। यस सर। अब ऐसे में अगर मैं यहां से, ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर मैं x डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसीडर करूं, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P मुझे अगर निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालते हैं आप खुद करेंगे, मैं बता दे रहा हूं। इफ x इज लेस देन t/2, मतलब अगर हम इनसाइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट जे एक्स होगा। और अगर x ग्रेटर देन t/2 हो जाए, मतलब हम आउटसाइड चले जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट जे t/2। ध्यान रहे ये जे और पिछला जे अलग अलग, ये वो वाला जे करंट पर यूनिट लेंथ था, ये वाला जे करंट पर यूनिट एरिया है। ओके बेटा, Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है फिर, सर लिख रहे थे। लिख रहे थे। डेरिवेशन खुद से कर लीजिएगा सही से, लूप एम्पियर्स लूप बनाकर, ठीक है। आगे बढ़, चलो अब देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड जानते सब लोग, लास्ट क्लास में बताया था। यस सर। सोलेनॉइड को मैं अब इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये आपका एक कोर है। कोर के बारे में ज़्यादा हम जानते नहीं है, बट अंदर कोई है, सिलेंडर है, जिसके ऊपर हम लोगों ने एक वायर को लपेट रखा है, और वायर को हम लोग काफ़ी क्लोजली वाइंड करते हैं। तो मैं क्लोज वाइंडिंग को अगर पूरा दिखाऊंगा तो कुछ नज़र तो आता नहीं है, इसलिए उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, यहाँ से गया, यहाँ से अंदर घुसा करंट, है ना। तो इस प्लेन के अंदर करंट जा रहा है यहाँ से, ऐसे ऐसे ऐसे। समझ में आ रही बात। और यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से।
हो सकता है मेरे डॉट और क्रॉस अनइक्वल बन गए हो, पर दोनों होंगे इक्वल, ठीक है। इनफैक्ट मेरे को लग रहा है मेरे डॉट्स थोड़े ज़्यादा बन गए, पर कोई बात नहीं। समझ में आया ना कैसे ये सोलेनोइड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये फिगर? Yes, sir. चलो, अब मेरे को इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मुझे पता है बाहर जीरो है, अंदर बी आउट निग्लिजिबल है, जीरो है, बी इन यूनिफॉर्म है, ये मुझे पता है। अब मेरे को इसकी वजह से अंदर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड ये निकालना है। और कौन सा सोलेनोइड है? इनफाइनाइट सोलेनोइड है। तो इसके लिए मैंने बोला मैं एक लूप सिलेक्ट करता हूं। मेरे को मान लीजिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैंने एक लूप सिलेक्ट किया। मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू कितना। तो लूप मैंने सिलेक्ट किया है कुछ ऐसा। समझ में आ रहा है कुछ? ये रेक्टेंगुलर लूप है, थोड़ा सा लाइन आड़ा टेढ़ा बन गया, बट है रेक्टेंगल, ठीक है। ये अंदर वाली लाइन क्या है? एक्सिस के पैरेलल है, बाहर इस तरीके से मैंने बनाया है। एक काम करते हैं, इस लूप का नाम दे देते हैं डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो मैं इस लूप के लिए क्या कहूंगा? इस लूप के लिए मैं अगर क्या बोलते हैं एम्पियर्स लॉ लगाता हूं, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें करंट किधर जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है ना, इस लूप के थ्रू। आई एनक्लोज किस डायरेक्शन में? बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ? Inside. तो मैंने काम किया, मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, मतलब अंदर का मैग्नेटिक फील्ड इधर मैंने पॉजिटिव ले रखा, ठीक है। ओके, समझ में आई बात? तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट, कहने का मतलब मैं लूप में एंटी क्लॉकवाइज घूमने घूमने की जगह क्लॉकवाइज घूमना पसंद कर रहा हूं, क्योंकि इस करंट की वजह से करंट कैसा आएगा? क्लॉकवाइज आएगा। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर और डीएल वेक्टर कितना होगा? बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का क्लोज इंटीग्रेशन हो जाएगा सर म्यू नॉट इंटू क्या? उसके लिए अपन को साइज सी होगा, इस साइज को मान लेते हैं ए, इस साइड को मान लेते हैं बी। म्यू नॉट इंटू बी इंटू एन इंटू आई। यस और नो? ये समझ में आया कैसे हुआ? आई तो एक वायर का करंट है, बी एन क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। सो नंबर ऑफ टाइम्स दैट दिस करंट इज पियर्सिंग द लूप। समझ में आई बात? ओके बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. सो नंबर ऑफ टाइम्स करंट पियर्स कर रहा है, ओके। सो दिस मीन्स अब क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर और डी वेक्टर क्या होगा? इंटीग्रेशन डब्ल्यू टू जेड प्लस इंटीग्रेशन जेड टू वाई प्लस इंटीग्रेशन वाई टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स टू डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू बी एन इंटू आई। यस और नो? अब देखो डब्ल्यू टू जेड तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा क्या? बी इंटू बी। यस और नो? मैग्नेटिक फील्ड इंटू लेंथ ही तो आता है इंटीग्रेट करने के बाद, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो आया ना। प्लस जेड टू वाई में यहां पे दो चीजें, अंदर का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर कैसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा, राइट। जेड टू वाई तक हमारे पास जो वायर है इसके दो सेगमेंट्स हैं, एक वो जो अंदर और एक बाहर। अंदर में डॉट प्रोडक्ट जीरो और बाहर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो जेड टू वाई का मैग्नेटिक इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? जीरो, है ना। वाई टू एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जीरो इसलिए जीरो। एक्स टू डब्ल्यू भी जीरो, राइट।
वाई टू जेड बार बोल दीजिए तो, क्या? वाई टू जेड वाला। जेड टू वाई, वाई टू जेड तो कर ही नहीं रहे, उल्टा घूम रहा है। जेड टू वाई में देखिए दो सेगमेंट्स है, एक वो सेगमेंट जो सोलेनॉइड के अंदर है, वहां पर क्या है, डीएल वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, बी वेक्टर और डीएल वेक्टर कितना हो जाएगा, जीरो होगा कि नहीं होगा? हम्म। हाँ सर। और बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है, तो बाहर तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आना ही आना है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। यहां पर अंदर वाले सेगमेंट में फिर से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, राइट। देखो आप लोग एग्जाम में ऐसे मत लिखना प्लीज, 4 बार लिख देना बी वेक्टर और डीएल वेक्टर, बी वेक्टर और डीएल वेक्टर, बी वेक्टर और डीएल वेक्टर, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, नहीं तो नंबर कट जाएंगे बिना बात के, तो अच्छा लगेगा क्या आपको? नहीं सर। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सोलेनॉइड डिराइव हो गया, है ना। कॉपी हुआ? Yes, sir. सो मैग्नेटिक फील्ड डिराइव हो गया सोलेनॉइड की वजह से, हाँ या ना? Yes, sir. चलो तो अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। एक टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, अब आप बोलोगे सर टोरॉइड क्या होता है, नए नए नाम फेंके जा रहे हो, तो कुछ नहीं है, टोरॉइड कुछ नहीं होता, सर्कुलर सोलेनॉइड होता है, ओके। इनफाइनाइट सोलेनॉइड नहीं है, सर्कुलर सोलेनॉइड है। कैसे, ये कैसे होगा सर? तो देखो जरा, एक ट्यूब ले लो, सर्कुलर ट्यूब ले लो, जैसे साइकिल का ट्यूब होता है ना, टायर टायर का, वैसा एक ट्यूब ले लो, और अब इस ट्यूब के ऊपर वायर वाइंड कर दो। समझ में आ गई बात? एंड सो ऑन, है ना। तो अगर यहां से करंट जा रहा है लेट्स से आई, यहां से करंट वापस बाहर आ रहा है लेट्स से आई, तो अंदर पूरे में करंट आई आई घूम रहा होगा गोल 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 गोल, यस और नो? यस सर। सो यहां पे करंट ऐसे जा रहा होगा आई, यहां पे करंट ऐसे जा रहा होगा आई, बेसिकली यहां पर लगातार करंट अंदर जा रहा है, और यहां से करंट लगातार बाहर आ रहा है। ठीक है, ऐसा ही हो रहा है, ठीक है, मैं ऐसे डॉट डॉट बना दूं। ये डॉट डॉट नहीं बनाऊंगा क्योंकि उसका कुछ और ही मीनिंग निकालेंगे हम लोग।
देखो भाई मैं काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ, मेरे तरीके से ऑब्वियसली बाहर वाला जो करंट है मेरे को लग रहा है वो बाहर ज़्यादा बार लूप निकाल दे रहा हूँ, अंदर कम बार डाल रहा हूँ, बट आप भावनाओं को समझ गए हो, राइट? समझ गए हो ना आप भावनाओं को? हाँ सर। Yes, sir. ये जो रेडियस है इस ट्यूब के सेंटर तक का वो कैपिटल आर है, और ध्यान दीजिएगा इस ट्यूब का भी तो एक रेडियस होगा, हाँ या ना? इस ट्यूब का रेडियस स्मॉल आर है। हमारा अजम्पशन है कि स्मॉल आर इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर। ओके, अब इसकी वजह से मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? 0। यहां का मैग्नेटिक फील्ड, ये भी बाहर का ही पॉइंट है, ध्यान दीजिए ट्यूब के बाहर है ना ये पॉइंट, ट्यूब के अंदर वाला रीजन तो ये है ना भाई खाली, यस और नो? Yes, sir. ये बाहर का पॉइंट है, ये भी बाहर का पॉइंट है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। और अगर अंदर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं मैं, तो उसके लिए मैंने कंसिडर किया है ये वाला लूप। तो मैं क्या बोल सकता हूं, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन हो जाएगा म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन इंटू आई। कैपिटल एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, हाँ या ना? क्योंकि इसके थ्रू कितनी बार करंट पास हुआ? n बार, टक 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 टक, हर बार करंट अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा? इस सरफेस के थ्रू पिंक वाले बॉर्डर से जो अंदर बीच में मैंने जो डॉटेड लाइन बनाई है, एक्चुअली डॉटेड लाइन कभी बनानी नहीं चाहिए एम्पियर्स लॉ के लिए। एम्पियर्स लूप को कभी डॉटेड बनाना नहीं चाहिए क्योंकि वो कंटिन्यूस लूप होता है, पर ठीक है मैंने बनाया जो लूप, उस लूप में सर हाँ सर वो पॉइंट आउटसाइड कैसे हुआ सर, जहाँ बी इक्वल टू 0? ट्यूब के बाहर है कि नहीं है? ट्यूब तो अंदर ही यही है ना, खाली ट्यूब। ओके सर, मतलब वो बाहर है सर, जो पॉइंट बी इक्वल टू 0 है। हाँ ध्यान दो, अरे सोचो ना यार, पाक साइकिल के ट्यूब के अंदर हवा भरोगे तो हवा यहां आएगी क्या? नो सर। हवा यहां जाएगी ना। तो ट्यूब के अंदर कौन सा पॉइंट है? ये है क्या? नहीं है, ये बाहर, ये वाला पॉइंट अंदर, राइट? ओके, जो भी है, हालांकि मैं उसको बिना भी प्रूफ कर सकता था, बट सोचो, लेकिन अंदर वाले पॉइंट का मतलब इस पॉइंट का पता होना चाहिए कि 0 होता है, ठीक है? तो इसके ऊपर मैंने ये इक्वेशन लगाई, तो मुझे क्या मिलेगा? दिस इंप्लाइज बी इंटू 2 पाई कैपिटल आर, क्योंकि ये सारे रेडियस ऑलमोस्ट कैपिटल आर ही है, क्योंकि स्मॉल आर वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर बोल दिया हमने, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कितनी बार वो करंट अंदर क्रॉस किया, वो ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था, इसको आपने बीच में टोक दिया। ये करंट कितनी बार पियर्स किया हमारे इस सरफेस से जो इस पिंक लूप के अंदर एनक्लोज्ड है? हर बार जब ये अंदर जाता था तो उसको एक बार पियर्स करता था, बाहर आते पियर्स नहीं करता था, इसलिए नेट अंदर की तरफ n बार पियर्स किया, तो म्यू नॉट एन आई है। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू एन अपॉन 2 पाई आर इंटू आई, दैट इज अगेन म्यू नॉट स्मॉल एन आई, है ना? यस सर। सर हाँ बेटा, सर वो स्मॉल आर ट्यूब का थिकनेस है सर। यार स्मॉल आर क्या है देखिए ना, हाँ हाँ, स्मॉल आर ट्यूब का थिकनेस नहीं है, ट्यूब भी तो एक सिलेंडर होगा ना बेटा, सिलेंडर को ही घुमा रखा है ना, उस सिलेंडर का रेडियस क्या है? स्मॉल आर, थिकनेस नहीं है, उसका रेडियस है, 2r थिकनेस होगा, ठीक है? तो ये आपके मैग्नेटिक फील्ड भी आप लोग हर एक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से निकालना सीख गए हैं, मैंने कोई केस छोड़ा नहीं है। आई होप सारे क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स का, ठीक है? सर हाँ बेटा, वो आउटर वाले रीजन में बी इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि जितना बार अंदर पियर्स कर रहे करंट उतना बार आउटर, मतलब जितना बार अंदर जा रहा है उतना बार बाहर भी आ रहा है, इसलिए। तो इसलिए अगर आप यहां पर लूप बना दोगे तो आई पियर्सिंग कितना आ जाएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। लेकिन यहां पर क्या है, अंदर तो घुसा बाहर नहीं गया, यहां पर लूप बनाओगे तो फिर से क्या आ जाएगा? आई पियर्सिंग 0 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब Yes. थोड़ा तो खुद से करोगे ना, सब कुछ ही हर केस हर एक चीज मैं बताऊंगा तो अच्छी बात नहीं है। चलो
कॉपी हो गया? हम्म। Yes, sir. Yes, sir. तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट खत्म हो गया। ठीक है, अब आप इसके कुछ जितने मर्जी जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला चैप्टर शुरू कर दिया जाए क्या? हम्म। सर ये खत्म हो गया सर? हाँ हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में शुरू करेगा नेक्स्ट क्या चक्कर? अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वो चैप्टर भी ऐसा है ना, नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा, नेक्स्ट क्लास में खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, वो कैसा चैप्टर है सर? क्या? तो बहुत छोटा चैप्टर है क्या? हाँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, एक क्लास का चैप्टर है। ठीक है, मैं जबरदस्ती खींची तो उसको एक क्लास से थोड़ा ऊपर पहुंचा सकता हूँ, बट वैसे एक ही क्लास का चैप्टर है। इसके बाद हमारा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी है, उसको जोड़ लोगे तो 1.5 क्लास का चैप्टर है, या 2 क्लास मान लो। वो भी इसलिए क्योंकि मैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ जो सिलेबस में नहीं है, जस्ट टू मतलब बेसिकली ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ आपको बचपन वाली थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ा बहुत काम आता है उसका। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हम लोग नेक्स्ट 2 क्लास में कर लेंगे। ओके बेटा, तब तक के लिए फिर टाटा बाय बाय है। ठीक है, बाय सर। मिलते हैं अगली क्लास में। सर